हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की लेखा शास्त्र बुक, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है। जिसमें पहला टॉपिक जो हमने बनाया है दूसरे चैप्टर का, वो है गुडविल। और दूसरा टॉपिक जो रहेगा इसका रहेगा आपका साझेदारों के, यानी कि वर्तमान साझेदारों के लाभार्जन अनुपात में परिवर्तन। और तीसरा जो पार्ट रहेगा इसका दूसरे चैप्टर का, वो रहेगा नए साझेदार का प्रवेश। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे हम गुडविल। तो गुडविल को हम करते हैं स्टार्ट। तो गुडविल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इसका अर्थ है। तो क्या है ख्याति गुडविल? सामान्यतः ख्याति या संस्था व्यवसाय की साख, यश, कीर्ति या प्रसिद्धि से लगाया जाता है। यानी ख्याति का जो अर्थ है सामान्यतः किससे लगाया जाता है? सामान्यतः ख्याति या साख का अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय की साख, यश, कीर्ति या प्रसिद्धि से लगाया जाता है। परंतु व्यावसायिक दृष्टिकोण से ख्याति का अर्थ व्यापार की उस अमूर्त संपत्ति से है जिसे मुद्रा में नापा जा सके। तो यह है ख्याति का अर्थ। उसके बाद जो इसका टॉपिक है वो है इसमें ख्याति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गुडविल। फर्म द्वारा सामान्य अपेक्षित लाभ की तुलना में अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की सामर्थ्य ही ख्याति है। ये आपकी एक डेफिनेशन है। उसके बाद कुछ अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम मॉरिस के अनुसार पढ़ेंगे। मॉरिस के अनुसार क्या है ख्याति की परिभाषा? ख्याति एक फर्म के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। नंबर तो आगे जो हैं लॉर्ड एल्डन के अनुसार साख इस बात की संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह आते रहेंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन और है लॉर्ड लिंडे के अनुसार ख्याति वह लाभ है जो संबंध तथा यश से उत्पन्न होता है। अगला टॉपिक ख्याति की विशेषताएं। जो एक ख्याति है उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? नंबर 1 है ख्याति एक संपत्ति है और यह अधिक लाभ कमाने में सहायक है। नंबर 2 ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। नंबर 3 ख्याति एक अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति है, इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। नंबर 4 ख्याति पर मूल्यह्रास या अवक्षेण अपलिखित नहीं किया जाता। नंबर 5 ख्याति का कोई स्थायी मूल्य नहीं होता है। नंबर 6 ख्याति व्यापार के लाभ पर निर्भर करती है। अधिक लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं की ख्याति अधिक तथा कम लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं की ख्याति का मूल्य कम होता है। आगे पढ़ते हैं। नंबर 7 ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के विक्रय मूल्य पर ही प्राप्त होता है। नंबर 8 ख्याति का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। नंबर 9 ख्याति लेखा पुस्तकों में अधिक समय तक नहीं दर्शाई जाती। यथा समय पर्याप्त लाभ होने पर इसे अपलिखित कर दिया जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ख्याति की प्रकृति या स्वभाव, नेचर ऑफ गुडविल। तो ख्याति की जो प्रकृति है वो कुछ पशुओं के आधार पर डिफाइन की गई है। नंबर 1 है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। जैसा कुत्ते का स्वभाव अपने मालिक के प्रति होता है, तो वैसे ही जो ग्राहक हैं उनका एक व्यापार के प्रति जो व्यवहार होता है वो इससे संबंधित होता है। नंबर 2 है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली का एक स्थान होता है, वो उसी स्थान के आसपास रहती है, तो वैसे ही ऐसे ग्राहकों को इस ख्याति से संबंधित किया गया है। नंबर 3 है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का स्वभाव कैसा होता है? वो जगह जगह घूमता फिरता रहता है और उसे जो खाने के लिए जो चीज़ मिल जाती है वो वहीं पहुंच जाता। वैसे ही
ये यहाँ पर चूहे के स्वभाव की ख्याति का संबंध ऐसे ग्राहकों को है, उन्हें वस्तु से मतलब है और किसी व्यवसाय विशेष से कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ वस्तु मिल जाती है वहीं से ले लेते हैं। उसके बाद है नंबर 4, खरगोश के स्वभाव की ख्याति। ये लगभग कुछ कुछ मिलती जुलती आपके बिल्ली के स्वभाव वाली। ये भी मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, एक लिमिटेड एरिया में जैसे रहता है वैसे ही जो ग्राहक होते हैं वो भी ज़्यादा दूर तक पलायन नहीं कर सकते। अगर किसी व्यवसाय से जुड़े हुए ग्राहक हैं, मान लीजिए कोई ग्राहक एक शहर से दूसरे शहर में चला जाता है तो ये ग्राहक वहाँ तक नहीं जाते, बस अपने शहर में ही रहते हैं। तो सेम ये उससे संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ख्याति की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। नंबर 1 है कानूनिया वैधानिक अवधारणा, लीगल कॉन्सेप्ट्स। नंबर 2 है आपकी आर्थिक अवधारणा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और नंबर 3 है आपका लेखांकन अवधारणा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है आपका कि ये AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, यानी कि जो हमारी ख्याति है व्यवसाय की, उसको ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या घटक हैं जो हमारी ख्याति को प्रभावित करते हैं। तो जिसमें नंबर 1 जोखिम, जो हमारे क्या थे व्यापारिक घटक हैं, कॉमर्शियल फैक्टर्स। नंबर 1 जोखिम यानी रिस्क। नंबर 2 व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। नंबर 3 व्यवसाय का स्थान, लोकेशन ऑफ बिजनेस। नंबर 4 वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ गुड्स। नंबर 5 एकाधिकार, मोनोपोली। नंबर 6 पूंजी यानी कैपिटल। नंबर 7 व्यापारिक अनुबंध, ट्रेड एग्रीमेंट। नंबर 8 एकस यानी पेटेंट्स। नंबर 9 प्रबंध, मैनेजमेंट। नंबर 10 लाभ अर्जन क्षमता, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। और नंबर 11 ग्राहकों का रुख, टेंडेंसी ऑफ कस्टमर्स। नंबर 12 विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। और नंबर 13 कर्मचारियों के लिए उच्चतम प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज़। ये आपके कुछ 13 जो फैक्टर्स हैं, ये आपके कौन से हैं, व्यापार से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। आगे पढ़ते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। नंबर 2 जो आता है आपका, वो आता है आपका औद्योगिक फैक्टर्स में, यानी इंडस्ट्रियल फैक्टर्स में कौन कौन से होंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध, कोऑर्डिनेयर रिलेशंस। उसके बाद औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। नंबर 3 नई औद्योगिक इकाइयाँ, न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। नंबर 4 वैकल्पिक वैकल्पिक उपयोग, ऑप्शनल यूज। और नंबर 5 स्थानपन्न वस्तुएं, मतलब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। नंबर 3 है आपका जो 3rd पॉइंट है, राजनीतिक घटक, पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे गवर्नमेंट की नीतियां यानी पॉलिसीज, प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 3 राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नंबर 4 कर यानी टैक्स। नंबर 5 आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये आपके राजनीतिक फैक्टर्स थे। उसके बाद आता है आपका नंबर 4 वित्तीय घटक, फाइनेंशियल फैक्टर्स। क्या क्या होंगे इसमें, नंबर 1 वित्तीय सुविधाएं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। नंबर 2 विनियोक्ता एवं ऋणदाता, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। और नंबर 3 मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। नंबर 4 कैपिटल यानी पूंजी। उसके बाद कुछ अन्य भी हैं इनके अलावा भी। नंबर 5 अन्य कारक या घटक, अदर फैक्टर्स। क्या है, जन विश्वास, पब्लिक कॉन्फिडेंस। नंबर 2 हस्तांतरणीयता, ट्रांसफर एबिलिटी। और नंबर 3 कुशलता, स्किल। तो ये जो आपके हमने 5 भागों में डिवाइड किए थे, ये हमारे थे घटक जो आपकी जो फर्म है या आपकी जो आपका व्यवसाय है या आपकी कंपनी है उसकी गुडविल को प्रभावित करते हैं। इन्हें आप नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो नया टॉपिक है हमारा वो है आपका ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं, यानी कि सर्कमटेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी किन किन दशाओं में आप ख्याति के मूल्यांकन करेंगे। तो नंबर 1 है साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। नंबर 2 है नए साझेदार के प्रवेश पर आप ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। नंबर 3 किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर आप ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। नंबर 4 किसी साझेदार की मृत्यु होने पर भी आप ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। नंबर 5 किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने
अथवा उसकी मृत्यु पर उसके स्थान पर नए साझेदार के प्रवेश होने पर, मतलब किसी साझेदार की कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, उसके स्थान पर एक नया साझेदार आए, तब भी आप गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। नंबर 6 है साझेदारी फर्मों के एकीकरण पर, मतलब जब 2 या 2 से अधिक फर्में एक साथ मिल जाती हैं तो उसे एकीकरण कहते हैं, उस समय भी हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। आगे नंबर 7 साझेदारी फर्म के विक्रय करने पर, जब यानी साझेदारी फर्म को हम बेचेंगे उस समय भी हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तित होने पर, जब हम साझेदारी फर्म को एक कंपनी में परिवर्तित कराएंगे उस वक्त भी हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। नंबर 9 साझेदारी फर्म का सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने पर, मतलब जब सरकार किसी फर्म को अनिवार्य रूप से अपने अधीन लेगी तो उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है हमारा ख्याति के प्रकार, टाइप ऑफ गुडविल। नंबर 1 क्रय की गई ख्याति और नंबर 2 है स्वयं अर्जित ख्याति। तो यानी कि क्रय की गई ख्याति, जब हमको व्यापार खरीदते हैं उसके साथ जो हम ख्याति खरीदते हैं, उसका नाम या जो भी होगा उसके साथ जो हम खरीदेंगे उसे हम परचेज या क्रय की गई ख्याति कहते हैं। और दूसरा जो स्वयं अर्जित, जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके बिजनेस ग्रोथ करता है उस समय जो हमारी ख्याति बढ़ती है उसे हम सेल्फ जनरेटेड या स्वयं अर्जित ख्याति कहते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके मूल्य ख्याति का मूल्यांकन हम किन किन विधियों से करेंगे। तो नंबर 1 है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है आपका अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरी जो विधि है वो है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके भी जो हमारा पहला है औसत लाभ विधि, इसके 2 पार्ट है, मतलब इसको 2 तरीके से करते हैं। नंबर 1 है साधारण औसत विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा है भारित औसत लाभ विधि, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं है, सुपर प्रॉफिट है। उसके बाद आता है आपका हमारा ये वाला पूंजीकरण विधि, इसके भी 2 पार्ट हैं, मतलब इसको 2 तरीके से करते हैं। औसत लाभ यानी औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा है इसका अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस तरीके से आज हमने ये कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, पढ़े हैं, इनको आप नोट करेंगे, नोट्स बना लेंगे। और इससे आगे के जो 1 बाय 1 जो हमारे कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स हैं उन्हें हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।